नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, आदाब। भ्रष्टाचार को हमारे देश में किस तरीके से, किस सुंदर तरीके से शिष्टाचार में बदल दिया गया है, इस पर आज चर्चा करते हैं। लेकिन उस चर्चा से पहले एक सुंदर कविता सुनिए और समझिए ये कविता कैसे जुड़ती है आज के टॉपिक से। कवि हैं महेंद्र पांडे, जो कहते हैं, रक्त रंजित हाथ हवा में लहराकर, रक्त रंजित हाथ हवा में लहराकर राजा मुस्कुराता है और कहता है हम कानून का राज देंगे। भूखों का निवाला छीनकर राजा मुस्कुराता है और कहता है हम ही भुखमरी खत्म करेंगे। जनता के पैसे से महल बनवाकर राजा मुस्कुराता है और कहता है हम सबको झोपड़ी देंगे। पूंजीपतियों को सब कुछ सौंपकर राजा मुस्कुराता है और कहता है सब कुछ जनता का है। खेतों को रौंद कर राजा मुस्कुराता है और कहता है किसानों की आय दोगुनी करेंगे। अब तो राजा मुर्दों के बीच जाकर मुस्कुराता है, अब तो राजा मुर्दों के बीच जाकर मुस्कुराता है और कहता है हम सबको सांसें देंगे। जनता खुश है, जनता खुश है, बेरोजगार और भूखे भी जश्न मना रहे हैं। राजा मुस्कुराता है और कहता है तुम सब मारे जाओगे, सुनो तालियों की आवाज़। जनता खुश है, तालियां बजा रही है। राजा मुस्कुराता है और कहता है जीत हमारी है। तो चलिए आज चर्चा करते हैं मनी एंड पावर इन इंडियन पॉलिटिक्स पर। इसे आप यूं भी कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार को शिष्टाचार में किस खूबसूरती के साथ हमारे देश में बदल दिया गया। मुद्दा है चुनावी चंदा। इलेक्टोरल बॉन्ड योजना आपको पता होगा, यही सरकार, वर्तमान सरकार बड़े धूम धड़ाके से लाई थी और ऐसा लगा था कि काले धन पर रोक लगाने के लिए, जो जिस काले धन का उपयोग हमारे चुनावों में होता है उस पर रोक लगाने के लिए यह अद्भुत योजना है। लेकिन योजना में बड़ा घालमेल था, गोलमाल था और अंततः यह योजना सुप्रीम कोर्ट द्वारा असंवैधानिक घोषित कर दी गई। और जब ये घोषणा हुई, जब ये निर्णय आया था, तब ये उम्मीद जगी थी कि भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक वित्त पोषण का चरित्र बदलेगा। यानी कि जो काला धन चुनावों में दिया जाता है उद्योगपतियों द्वारा राजनीतिक दलों को, उस पर रोक लगेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को न केवल एक कानूनी हस्तक्षेप बल्कि डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की दिशा में ऐतिहासिक मोड़ के रूप में हम सब ने समझा था। तर्क बड़ा सरल था, जब गुप्त और अज्ञात चंदे का रास्ता बंद हो जाएगा तो राजनीति और पूंजी के बीच बनी नॉन ट्रांसपेरेंट अपारदर्शी दीवार गिर जाएगी। यह हमारी खुशफहमी थी। ऐसा लेकिन हुआ नहीं। वर्ष 2024-25 के पॉलिटिकल डोनेशंस, राजनीतिक चंदे के आंकड़े बता रहे हैं कि ये दीवारें गिरी नहीं हैं, बस इनका रंग बदल गया है। चुनाव आयोग को सौंपे गए योगदान और ऑडिट रिपोर्ट्स यह साफ दिखाती है कि इलेक्टोरल बॉन्ड खत्म होने के बाद भी राजनीतिक दलों को, खासकर जो सत्ता में बैठा हुआ राजनीतिक दल है, चाहे किसी भी राज्य में हो या केंद्र में हो, सारा पैसा सत्ताधारी दलों की ओर जा रहा है। अब आप सोचिए, ऐसा कैसे कि जो पार्टी पावर में है उसी को धन जा रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह धन डोनेशन नहीं है बल्कि एक प्रकार की रिश्वत है। 2024-25 का जो वित्तीय वर्ष है उसमें भारतीय जनता पार्टी को आप जानते हैं कितना चंदा मिला? 6088 करोड़ रुपया। जबकि जो भारत का मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस, उसको मिला केवल 522 करोड़। यह डिफरेंस केवल संख्या का नहीं है बल्कि यह बता रहा है कि जिसके पास सत्ता होगी, जिसके पास जितनी ज़्यादा सत्ता होगी, चाहे राज्यों में हो या केंद्र में हो, पैसा कॉरपोरेट्स उसी को देंगे। यदि इसको आप प्रतिशत में देखें, परसेंटेज में देखें, तो तस्वीर और स्पष्ट हो जाती है। 2024-25 में राजनीतिक दलों को कुल चंदा जो मिला उसका 82%, 82% चंदा भारतीय जनता पार्टी के खाते में गया। जो बचा हुआ 18% है वो कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी, वाईएसआरसीपी, टीडीपी, आम आदमी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी और अन्य क्षेत्रीय दलों के हिस्से में गया।
ये जो नाम मैंने आपको लिए, चाहे कांग्रेस हो, द्रविड़ मुनेत्र कषगम हो, तृणमूल कांग्रेस हो, YSR रेड्डी की कांग्रेस पार्टी हो, तेलुगु देशम पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, कम्युनिस्ट पार्टियां हों, ये कहीं ना कहीं एक आध राज्यों में, 3-4 राज्यों में कांग्रेस 3 या 4 राज्यों में सत्ता में है, सत्ताधारी दल हैं। तो जहां जहां ये सत्ता में है वहां पर इनको भी पैसा गया। टोटल 82% गया बीजेपी को, 18% गया विपक्षी दलों को। यह स्थिति तब है जब हम स्वयं को बहुदलीय मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी कहते हैं और जहां वैकल्पिक राजनीति और सत्ता परिवर्तन को लोकतंत्र की ताकत माना जाता है। इस बात को समझना जरूरी है कि भाजपा का कुल जो चंदा मिला वो कांग्रेस से ही नहीं बल्कि कांग्रेस समेत लगभग 1 दर्जन विपक्षी दलों के संयुक्त चंदे से 4.5 गुना अधिक रहा। सीधा अर्थ है, चुनावी राजनीति अब समान मैदान पर नहीं लड़ी जा रही है। संसाधनों की भारी विषमता विपक्ष को झेलनी पड़ रही है और ये ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो चंदा देने वाले कॉरपोरेट हाउसेस हैं वो चंदा नहीं देते हैं बल्कि किसी ना किसी रूप में रूलिंग पार्टी को अकोमोडेट करते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को जब 2017-18 में लागू किया गया था तब तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसे पारदर्शिता की दिशा में उठाया बड़ा कदम बताया था और मुझ सरीखे बहुतों को ऐसा लगा भी था, जैसे हमें नोटबंदी के समय लगा कि काला धन रोकने के लिए बहुत बढ़िया कदम है, वैसे ही इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम भी मुझ सरीखों को समझ में आई थी। लेकिन व्यवहार में यह योजना राजनीतिक चंदे को अभूतपूर्व गोपनीयता प्राप्त करने का माध्यम बन गई। सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2024 में इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहराया था और स्पष्ट कहा कि मतदाता को यह जानने का अधिकार है कि राजनीतिक दलों को कौन चंदा दे रहा है। और उसके बाद से ये अपेक्षा बढ़ी कि अब ये इलेक्टोरल बॉन्ड, जिसमें जो पार्टी को बॉन्ड मिलता है उसको ये बताने की बाध्यता नहीं है, ना तो देने वाले को ना लेने वाले को, कि किसने चंदा दिया। तो ये अपेक्षा बढ़ी थी अब कुछ ट्रांसपेरेंसी आएगी, जो चंदा आएगा हमें पता चलेगा किन साहब ने कितना चंदा दिया। लेकिन बॉन्ड के जाने के बाद जो आया वो उससे बहुत अधिक नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड की जगह अब इलेक्टोरल ट्रस्ट ने ले ली है। बॉन्ड खत्म, ट्रस्ट आ गया। प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट, प्रोग्रेसिव इलेक्टोरल ट्रस्ट और न्यू डेमोक्रेटिक इलेक्टोरल ट्रस्ट, इन जैसे कई ट्रस्ट 24 और 25 में राजनीतिक फंडिंग के मुख्य आधार बन के, मुख्य माध्यम बन के सामने आए हैं। अगर आप कागजों में देखें तो ये बड़ी ट्रांसपेरेंट है, बड़ी पारदर्शी व्यवस्था है। दानदाता और राशि दोनों का विवरण उपलब्ध है और यही तो डिमांड थी कि इलेक्टोरल बॉन्ड को हटाइए, ट्रांसपेरेंसी लाइए, पता चले किसने किसको क्या दिया। लेकिन जब आप डिटेल में जाएंगे, एनालाइज करेंगे, आंकड़ों का एनालिसिस करेंगे तो साफ नजर आएगा कि इन ट्रस्ट से जाने वाला अधिकांश पैसा सत्ताधारी दल तक ही पहुंच रहा है। प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट ने अकेले 2024-25 में 2668 करोड़ से अधिक का चंदा पॉलिटिकल पार्टीज को दिया और इनमें से 2180 करोड़ केवल भाजपा को मिले। प्रोग्रेसिव इलेक्टोरल ट्रस्ट से आए धन का भी एक बड़ा हिस्सा बीजेपी के खाते में गया और कांग्रेस को और अन्य दलों को थोड़ी बहुत राशि प्राप्त हुई है। कुल मिलाकर इलेक्टोरल ट्रस्ट से वितरित धन का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ एक दिशा में जा रहा है, सत्ताधारी दल की ओर, भारतीय जनता पार्टी की ओर। यह सवाल केवल तकनीकी पारदर्शिता का नहीं है बल्कि राजनीतिक संतुलन का है। सोचिए, यदि चंदे का सोर्स केवल सत्ता के आसपास सिमट जाए तो विपक्षी दल संसाधनों के अभाव में कैसे प्रभावी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, कैसे सत्ताधारी दल से लड़ाई लड़ पाएंगे। लोकतंत्र में चुनाव केवल मतपत्रों से नहीं बल्कि संगठन, प्रचार, यात्रा, डिजिटल माध्यम और जमीनी नेटवर्क से भी लड़ा जाता है और इन सब के लिए धन अनिवार्य है। अब इसमें एक और बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष है और वो है, जो जब तक पावर में था तब तक पैसा मिला, पावर से हटा तो पैसा गायब। द इंडियन एक्सप्रेस ने बड़ा अच्छा एनालिसिस किया है कुछ दिन पहले इस पर। उड़ीसा का उदाहरण दिया है। बीजू जनता दल बरसों तक उड़ीसा में सत्ता में रहा। नवीन पटनायक के नेतृत्व में पार्टी ने लगातार कई चुनाव जीते और राज्य में स्थिर सरकार चलाई। सत्ता में रहते हुए बीजू जनता दल को इलेक्टोरल ट्रस्ट और अन्य स्रोतों से नियमित और
भारी मात्रा में चंदा मिलता रहा। लेकिन जैसे ही नवीन बाबू सत्ता से बाहर हुए, उनकी पार्टी भी कॉरपोरेट्स की नज़रों में गिर गई। 2024-25 के जो आंकड़े हैं उसमें इस पार्टी का चंदा 0 है, 0 है। यह बदलाव किसी वैचारिक पतन या जनाधार के खत्म होने से नहीं हुआ है। जैसा मैंने पहले कहा, बीजेडी का संगठन, उसका वोट बैंक और उसकी राजनीतिक पहचान समाप्त नहीं हुई है। केवल एक तत्व बदला है, वो है सत्ता। बीजेडी सत्ता से बाहर, इसलिए पैसा 0। यह बताता है कि राजनीतिक चंदा अब जन समर्थन या विचारधारा का प्रतिबिंब नहीं है, बल्कि सत्ता समीकरण का परिणाम बनता जा रहा है। और ये जो पैसा जाता है, ये एकोमोडेट करने वाले मनी है। अब एकोमोडेशन क्या होती है, ये आप समझ लीजिए। और यही वो बिंदु है जहाँ राजनीतिक फंडिंग, पॉलिटिकल फंडिंग की बहस एक नैतिक प्रश्न बनकर सामने आ जाती है। क्या भारत में राजनीतिक डोनेशन वास्तव में इन कॉरपोरेट हाउसेस द्वारा दिया गया स्वैच्छिक दान है, या यह सत्ता के बदले लाभ में किया गया निवेश है? राजनीति में धन और शक्ति के इस रिश्ते को समझने के लिए मैं सजेस्ट करता हूं कि आप सबको राजनीतिक विज्ञानी मिलव वैष्णव की पुस्तक मनी एंड मसल पावर इन इंडिया पढ़नी चाहिए। बहुत अच्छी किताब है। वैष्णव इस पुस्तक में बताते हैं कि भारतीय लोकतंत्र में पैसा केवल चुनाव जीतने का साधन नहीं है, बल्कि सत्ता तक पहुंचने और उसमें टिके रहने की एक अनिवार्य शर्त बन चुका है। वैष्णव के अनुसार जब राजनीति में धन का प्रवाह इस बात पर निर्भर हो जाए कि कौन सत्ता में है या आने की संभावना रखता है, तो चंदा एक प्रकार का सट्टा बन जाता है, जहां दानदाता भविष्य के नीतिगत लाभों पर दांव लगाते हैं। बहरहाल, इलेक्टोरल बॉन्ड योजना ने इस प्रवृत्ति को संस्थागत स्वरूप दे दिया था। अब बॉन्ड सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया, तो ट्रस्ट के माध्यम से खेला वही जारी है। फर्क सिर्फ इतना है, अब ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा हो गई है, गोपनीयता कम है, लेकिन पैसा किसको जा रहा है यह स्पष्ट होकर और उभर गया है कि सत्ताधारी दल को ही पैसा जा रहा है। राजनीतिक चंदे को लेकर आप कह सकते हैं ये वैध रिश्वत है, लीगलाइज्ड रिश्वत है, लीगलाइज्ड करप्शन है। और ये जो वैध रिश्वत है, ये शब्द अब एकेडमिक बहस से निकलकर सार्वजनिक विमर्श में प्रवेश कर चुका है। पारंपरिक रिश्वत नकद, गुप्त और अवैध तरीके से होती थी। आज वही लेन देन बैंक ट्रांसफर और ट्रस्ट के माध्यम से पूरी लीगैलिटी के साथ, यहाँ तक कि टैक्स छूट के साथ हो रहा है। तो आप समझिए, अंतर केवल रूप का है, मूल भावना की नहीं। जब सत्ता में रहने वाले दल को हजारों करोड़ का चंदा मिले और सत्ता से बाहर होते ही किसी दल का चंदा लगभग समाप्त हो जाए, 0 हो जाए, तो यह मानना कठिन हो जाता है कि यह महज विचारधारा के आधार पर दिया गया समर्थन है। यह अधिकतर मामलों में उस उम्मीद से जुड़ता दिखता है कि सत्ता में बैठा दल नीतिगत फैसले, ठेके, लाइसेंस या अन्य प्रकार के बेनिफिट्स कॉरपोरेट्स को देगा, ऐसा अनुकूल वातावरण प्रदान करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर रोक लगाकर लोकतंत्र को एक सीमित राहत जरूर दी, लेकिन 2024-25 के जो आंकड़े मैंने आपको बताए हैं वो स्पष्ट करते हैं कि समस्या एक योजना भर नहीं थी, इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं थे, बल्कि पूरे हमारे पॉलिटिकल सिस्टम की फंडिंग का है। चुनाव आयोग के पास विस्तृत डाटा मौजूद है, लेकिन सवाल यह है क्या इस डेटा के आधार पर सत्ता और पूंजी के बीच बने इस अवैध रिश्ते, असमान रिश्ते पर चुनाव आयोग कोई प्रभावी नियंत्रण लगाएगा? आप जानते हैं चुनाव आयोग के हालात क्या हैं, तो कोई संभावना नहीं है। आज भारत में चुनावी राजनीति एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां धन की भूमिका निर्णायक हो चुकी है। सत्ताधारी दल हजारों करोड़ के संसाधनों के साथ मैदान में है, जबकि विपक्षी दल सीमित संसाधनों से ही अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश करता नजर आ रहा है। ऐसे में चुनाव विचारों, नीतियों और वैकल्पिक दृष्टि का मुकाबला न रहकर पूंजी की ताकत का नग्न प्रदर्शन बनता जा रहा है। उड़ीसा में बीजू जनता दल का अनुभव एक चेतावनी है। आज सत्ता है तो चंदा है, कल सत्ता नहीं तो चंदा भी नहीं। यह प्रवृत्ति यदि जारी रही तो दोस्तों याद रखिएगा, लोकतंत्र का मूल संतुलन गंभीर खतरे में पड़ जाएगा। क्योंकि जब राजनीतिक डोनेशन दान नहीं रहेगा, डील में बदल जाएगा, तो सत्ता से जुड़े लाभों की अग्रिम कीमत देश को चुकानी पड़ेगी। लोकतंत्र की मजबूती इस बात में है कि सत्ता बदलें, सरकारें आएं जाएं, लेकिन राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का मैदान
इक्वल रहे, समान बना रहे। जब धन का प्रवाह केवल सत्ता की ओर झुके तो यह समानता टूटती है, और यही कारण है कि राजनीतिक चंदे पर बहस केवल आंकड़ों की नहीं बल्कि लोकतंत्र की आत्मा की, लोकतंत्र के भविष्य की बहस है। आज सवाल यह नहीं है कि किस पार्टी को कितना चंदा मिला है, बल्कि यह है कि क्यों मिला और किस कंडीशन पर, किस शर्त पर मिला। जब तक यह सवाल का ईमानदार जवाब हम नहीं तलाशेंगे, जब तक हम पॉलिटिकल फंडिंग के इस खेला के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे, तब तक इसका उत्तर हमें नहीं मिलेगा। और यकीन मानिए कि लोकतंत्र मजबूत होने के बजाय खोखला होता चले जाएगा।